बचपन, यह शब्द सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? कच्ची मिट्टी की महक, रंग बिरंगी तितलियां, बारिश की पहली बूंद, या फिर स्कूल की वह घंटी जो हमें हमारी दुनिया से बाहर निकालकर सवालों और जवाबों की दुनिया में धकेल देती है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब किताबों के अक्षर हमें किसी जादुई पहेली सी लगते थे और नंबर हमारी पहचान बन जाते थे। लेकिन क्या होता है जब यह पहेली किसी बच्चे के लिए दुश्वार बन जाए? जब नंबर उसकी आत्मा पर चोट करे और जब दुनिया उसे भीमा या शैतान करार दे दे। यही वह केंद्रीय धड़कन है जिस पर खड़ी है वह फिल्म जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के माता पिता और शिक्षकों की सोच को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक बच्चे की जो अपनी आंखों में पूरी कायनात समेटे हुए है, लेकिन जिसकी यही आंखें उसे सामान्य दुनिया के हिसाब से असामान्य बना देती हैं। आमिर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें हमारी ही शिक्षा व्यवस्था, हमारी पेरेंटिंग और हमारी सहानुभूति की कमी को बेरहमी से दिखाती है। अगर मैं फिल्म की कहानी पर आऊं तो यह 8 साल के ईशान अवस्थी दरअसल सफारी के इर्द गिर्द घूमती है। ईशान एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया को अपने अनोखे अंदाज में देखता है। उसे अक्षर त और व में फर्क नजर नहीं आता। वह उन्हें इधर उधर घूमते हुए देखता है, लेकिन वह एक अद्भुत कलाकार है। उसके चित्रों में जान है, रंगों में आत्मा है और उसकी कल्पनाशीलता असीमित है। लेकिन उसके माता पिता और उसके स्कूल की दुनिया में यह सब बेकार है, क्योंकि वह क्लास में फेल हो रहा है, उसके नंबर खराब हैं और वह लापरवाह है। उसके पिता, जो एक सख्त अनुशासनारोमी व्यक्ति हैं, उसे शैतान और आलसी समझते हैं, जबकि उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती है, मगर वह भी इस समस्या से जूझती है। जब स्कूल ईशान को निकालने की धमकी देता है, तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहां उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। वहां से वह और भी अंदर की ओर चला जाता है, अपनी ही दुनिया में खो जाता है और अपने सपनों को मारने लगता है। इसी बीच स्कूल में एक नया टीचर आता है, रामशंकर निकुम, आमिर खान, जो एक फ्री स्पिरिट, जोशीला और क्रिएटिव शख्सियत है। वह ईशान की उदासी और उसके संघर्ष को पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि ईशान डिसलेक्सिया का शिकार है, एक लर्निंग डिसऑर्डर जिसे हमारे देश में तब बहुत कम लोग जानते थे। इसके बाद निकुंभ ईशान को समझने, उसका आत्मविश्वास वापस लाने और उसे उसकी असली प्रतिभा पेंटिंग की राह दिखाने का बीड़ा उठाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन के दृश्य पर आकर रुकता है, जहां ईशान और निकुंभ दोनों अपनी अपनी कला का जादू दिखाते हैं, और यही वह क्षण होता है जब हर आंख नम हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ कहानी है। उस कहानी से परे यह फिल्म जो सवाल उठाती है, वही इसकी असली ताकत है। आमिर खान ने इस फिल्म के जरिए एक साथ कई सामाजिक विसंगतियों पर तीखा मगर बेहद कोमल तरीके से प्रहार किया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी विसंगति है हमारी शिक्षा प्रणाली की रैंकिंग और नंबर की पागलपन भरी होड़।
फिल्म में वह दृश्य जब ईशान के पिता स्कूल आते हैं और प्रिंसिपल कहती है कि ईशान पढ़ाई में कमजोर है, उसे एक स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए। यह हमारे उस समाज की दास्तान है जहां हर बच्चे को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है। हमें वह बच्चा फेल लगता है जो गणित में कम नंबर लाता है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि वही बच्चा शायद एक बेहतरीन संगीतकार, कलाकार या एथलीट हो सकता है। फिल्म यही कहती है कि हर इंसान की अपनी एक टाइमिंग होती है, हर इंसान की अपनी एक लर्निंग स्टाइल होती है। जो बच्चा धीरे सीखता है वह कम बुद्धिमान नहीं है, वह बस अलग तरह से सीखता है। निकुंभ का किरदार इसी दर्शन का प्रतीक है। जब वह ईशान को बी और डी अलग करना सिखाता है तो वह डर और मजबूरी से नहीं बल्कि खेल और कल्पना के सहारे सिखाता है। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण विषय है पेरेंटिंग और बच्चों पर माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ। ईशान का बड़ा भाई एक प्रतिभाशाली छात्र है जो हर एग्जाम में टॉप करता है और उसकी तुलना से ईशान हर दिन जलता रहता है। उसके पिता विपिन शर्मा एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी गलतियां नहीं मान सकते। उनके लिए पैसा और स्टेटस सबसे बड़ी चीजें हैं। लेकिन फिल्म के उस दृश्य में जब निकुंभ उन्हें समझाता है कि ईशान डिस्लेक्सिया है और इसके लिए उन्हें कितनी पछतावा होता है, वह दृश्य हर माता पिता के लिए सबक है। वह दृश्य जहां पिता रोते हुए ईशान की डायरी में बनी पेंटिंग्स देखता है और समझता है कि उसका बच्चा कितनी चीखें रोज चित्रों के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता था, यह सिनेमा के इतिहास के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। टिस्क चोपड़ा ने मां की भूमिका को जिस संवेदनशीलता से निभाया है, वह हर मां की उस व्यथा को दर्शाता है जो अपने बच्चे के दर्द को देखती है मगर उसे ठीक नहीं कर सकती। वह पल जब वह रोते रोते अपने पति से कहती है, मैंने उसे दूर भेजा, मुझसे नहीं देखा गया, यह किसी भी अभिभावक की आंखों में नमी ला देता है। संगीत की बात करें तो शंकर एहसान लोई ने इस फिल्म में जो जादू किया है वह अविस्मरणीय है। गीत माँ तो मानो एक विलाप है, एक ऐसा गीत जो हर उस बच्चे के दिल की आवाज है जो अपने घर से दूर है, अपनी माँ की गोद से दूर है। गाने के बोल माँ कभी बतलाती नहीं क्या है उसके दिल में छिपा। जब ईशान बोर्डिंग स्कूल में अकेला रोता है तो यह गाना फिल्म को सामान्य ड्रामा से उठाकर एक काव्यात्मक त्रासदी में बदल देता है। वहीं टाइटल ट्रैक तारे ज़मीं पर एक संदेश है, हर बच्चा खास है, हर बच्चा एक सितारा है, बस उसे देखने और चमकाने की जरूरत है। गीत बेजा है फिर भी और आओ मकमशोर फिल्म के दो अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं, एक विद्रोह और दूसरी आत्मस्वीकृति। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी बेहद प्रभावी है जो दर्शकों को सीधे ईशान के मानसिक संसार में ले जाता है। जब ईशान पेंटिंग बनाता है या सपने देखता है तो वहाँ का संगीत हल्का और रंगीन होता है, जब वह डरता है या उदास होता है तो वही संगीत भारी और गहरा हो जाता है। साइनेमेटोग्राफी छायांकन फिल्म की एक और खासियत है। आमिर खान ने इस फिल्म में सेतु का खूबसूरती
से उपयोग किया है। फिल्म की शुरुआत में जब ईशान अक्षरों को देखता है तो वे आंखों में घूमते हुए नाचते हुए दिखते हैं। यह उसकी दृष्टि है। इसके विपरीत जब वह बोर्डिंग स्कूल पहुंचता है तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। फ्रेम संकीर्ण नेरो हो जाते हैं और उसकी आंखों में चमक गायब हो जाती है। रंगों का यह खेल फिल्म के मूड को बिना किसी डायलॉग के समझा देता है। पानी के रंग, कीचड़, मछलियां और उसकी कल्पना के दृश्य, यह सब कैमरे की नज़र से फिल्माया गया है, जो बच्चों की उस दुनिया को दिखाता है जिसे हम बड़े होकर भूल गए हैं। स्कूल की ग्रे दीवारें और बाहर की हरी भरी वादियां, यह विरोधाभास फिल्म के केंद्रीय संघर्ष, आज़ादी बनाम कैद, को उजागर करता है। अभिनय की बात करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत दर्शील सफारी है। उसने ईशान को इतनी प्रामाणिकता से जिया कि कोई भी दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं वह सच में डिसलेक्सिया तो नहीं। उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी बोलने की शैली और जिस तरह वह किताबें पढ़ते वक्त डरता है, यह सब ऑस्कर वर्थी परफॉर्मेंस है। आमिर खान ने खुद निकुंब सर की भूमिका में जिस मासूमियत और जुनून को दिखाया है वह बेहद संतुलित है। वह फिल्म के दूसरे हाफ में हीरो बनकर आते हैं मगर अपने किरदार को कहीं भी ओवा नहीं होने देते। विपिन शर्मा पिता और टिस्क चोपड़ा माता ने ऐसा अभिनय किया जो स्क्रीन पर असली लगता है। खासकर विपिन शर्मा का वह दृश्य जब वह पूरी रात ईशान की किताब पढ़ता है और महसूस करता है कि उसका बेटा कितनी मुश्किलों से गुजरा, इसमें कितना दम है। स्कूल के अन्य शिक्षक, खासकर वह हॉस्टल वार्डन और ट्यूशन टीचर, हमारे उस शिक्षक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ जॉब करता है, करियर नहीं बनाता। अगर मैं फिल्म की कुछ खामियों की बात करूं, हालांकि इसे खामी कहना बहुत बड़ी बात होगी, तो शायद फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा खींचता है। बोर्डिंग स्कूल भेजे जाने तक की कहानी में कुछ दृश्य रिपीटेटिव लग सकते हैं। साथ ही आमिर खान का जादुई शिक्षक वाला किरदार कुछ हद तक क्लिका अवधा है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में डेड पोएट्स सोसाइटी या द चॉकलेट वॉर जैसी कहानियों में ऐसे फ्री स्पिरिट टीचर मिलते हैं, लेकिन यह जो क्लिका है उसे आमिर खान ने इतनी मिट्टी भारतीय परिवेश और संवेदनशीलता के साथ पिरोया है कि वह क्लिका नहीं, एक सशक्त आर्केटाइप बन जाता है। एक और बात, फिल्म कहीं कहीं पर हद से ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हो सकता है कि वह मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद से थोड़ी आगे निकल जाए, लेकिन यही इस फिल्म की ताकत भी है क्योंकि यह दिल से बनाई गई फिल्म है और दिल के मामले में यथार्थवाद की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। इस फिल्म के सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक है इसका सामाजिक प्रभाव। 2007 में जब यह फिल्म आई तब भारत में डिसलेक्सिया को लेकर बहुत कम जागरूकता थी। तारे ज़मीन पर ने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उसने इस विषय को हर चाय की दुकान और हर स्कूल के गेट तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के बाद हजारों माता पिता अपने बच्चों को स्पेशलिस्ट के पास ले गए। कई स्कूलों ने अपनी टीचिंग अमथोडोलोई बदली। यह एक फिल्म नहीं, एक मूवमेंट बन गई। यह उस सोच को तोड़ती है कि डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो बच्चा बेकार है।
यह कहती है कि पेंटिंग, संगीत, डांस, खेल, ये सब भी करियर हैं और इनमें सफलता पाने वाला इंसान किसी डॉक्टर से कम नहीं। फिल्म का संदेश बेहद स्पष्ट है, हर बच्चा अनमोल है, हर बच्चा खास है। फिल्म के निर्देशक के रूप में आमिर खान ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह एक अभिनेता से कहीं आगे की बात है। उन्होंने बच्चों की मानसिकता को बहुत बारीकी से समझा है। जिस तरह वह ईशान के फैंटेसी सीक्वेंस, जहां वह 3D दुनिया में भटक जाता है, को अहिलमठ है, वह बताता है कि वह बचपन की डिसोसिएशन कहूयाना को समझते हैं। वह बच्चे के दिमाग में चल रहे उस भ्रम को स्क्रीन पर उतारते हैं, जहां उसे कविता में डायनासोर दिखते हैं और गणित में ग्रह। यह फिल्म उन माता पिता के लिए आईना है, जो अपनी संतान से बात करने से पहले उसे समझने की कोशिश नहीं करते। यही उन शिक्षकों के लिए चेतावनी है, जो तुम को तो प्यार करते हैं, लेकिन क्रिएटिव माइंड्स को दबा देते हैं। फिल्म का सबसे दमदार पल वह है, जब पेंटिंग कॉम्पिटिशन में ईशान निकुंभ सर का पोर्ट्रेट बनाता है, जिसमें वह बड़ी बड़ी मुस्कान और शानदार रंगों के साथ सर को चित्रित करता है, और सामने निकुंभ सर ईशान का चित्र बनाते हैं, जिसमें ईशान अपनी टोपी पहने स्कूल बैग लिए मुस्कुरा रहा है। जब दोनों एक दूसरे को चित्र दिखाते हैं और गले मिलते हैं, तो सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। यह दृश्य इसलिए जबरदस्त है क्योंकि इसमें कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, सिर्फ रंग हैं, और सिर्फ आत्मा की पहचान है। इस दृश्य में फिल्म अपने आप में संपूर्ण हो जाती है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता संख्याओं में नहीं, बल्कि उस समझ में है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। इस फिल्म की एक और विशेषता है इसका अंत। ज्यादातर फिल्मों में हीरो विजयी होता है, बुरे लोग हारते हैं। लेकिन इस फिल्म में कोई विलेन नहीं है। यहाँ विलेन पूरा सिस्टम है, पूरी सोच है, और अंत में वह सिस्टम नहीं हारता, बल्कि उसे झटका जरूर लगता है। ईशान अपने माता पिता के साथ वापस नहीं जाता, वह बोर्डिंग स्कूल में ही रहता है, लेकिन अब वहाँ उसे समझा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। यह असली दुनिया है। बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन बदलाव की शुरुआत जरूर होती है। निकुंभ सर और ईशान की दोस्ती दर्शाती है कि एक अच्छा मेंटर जीवन को कितना बदल सकता है। भाषा और संवादों की बात करें तो फिल्म के डायलॉग बेहद सरल हैं, लेकिन उनमें गहराई है। जब निकुंभ सर पिता से कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा जो हर वक्त गलतियां करता है, उसके अंदर कितनी टैलेंट होती है। वह हर दिन मरता है, फिर भी जीने की कोशिश करता है। यह संवाद इसलिए नहीं चुभता क्योंकि इसमें कोई बड़ी बड़ी इंग्लिश की शब्दावली है, बल्कि यह हकीकत है। इसी तरह जब ईशान का भाई उसे जबरदस्ती पढ़ने बैठाता है और वह बगल में बैठकर सपनों में खो जाता है, तो फिल्म अटेंशन डेफिसिट को एक कलात्मक विशेषता के रूप में चित्रित करती है, न कि किसी बीमारी के रूप में। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह फिल्म पूरी तरह से भारतीय है। उसमें परिवार की गर्माहट, संयुक्त परिवार का दबाव, भाई बहन का प्यार, और सबसे अच्छा बनने की उस पागल होड़ को बखूबी दिखाया गया है जो हर भारतीय मिडिल क्लास घराने में होती है।
चाहे वह दृश्य हो जब दादी ईशान को गोद में लेकर कहानी सुनाती है, या जब पड़ोसी लोग ईशान को आलसी कहते हैं, यह सब इतना जीवंत और वास्तविक है कि दर्शक खुद को उसी घर का हिस्सा महसूस करने लगता है। आमिर खान ने अपनी इस डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म में जो सिनेमैटिक साक्षरता दिखाई है, वह कई बड़े निर्देशकों को मात देती है। उन्होंने एक हिजड़े किरदार का उपयोग किया है, बड़े शहर का लड़का और छोटे शहर का टीचर काकली का, लेकिन उन्होंने सब कुछ इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रित किया है कि फिल्म कहीं भी बोझिल नहीं होती, बल्कि वह हर दृश्य को हमारे दिल से जोड़ देती है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि तारे ज़मीं पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चिकित्सा थेरेपी है। यह उन बच्चों के लिए थेरेपी है जिन्हें औसत न होने के कारण समाज ने कुचल दिया। यह उन माता पिता के लिए थेरेपी है जो अपने बच्चों की परछाइयाँ, अपने अधूरे सपने उन पर थोप देते हैं। और यह उन शिक्षकों के लिए थेरेपी है जो शिक्षा को व्यवसाय समझते हैं, न कि जीवन देने की कला। इसके निर्माण के स्तर पर प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम और एडिटिंग, हर चीज फिल्म के इमोशनल आर्क को मजबूत करती है। एडिटिंग खास तौर पर बहुत धारदार है, क्योंकि फिल्म अपने 3 घंटे के आटेम के बावजूद कहीं नहीं उबटे। अंततः जब फिल्म खत्म होती है और स्क्रीन पर तारे ज़मीं पर का गाना बजता है, तो दर्शक अपनी सीट पर बैठा रह जाता है। वह सोचता है, काश मेरे बचपन में भी कोई निकुंभ सर होता। काश मेरे माँ बाप ने भी मुझसे पूछा होता कि मुझे क्या पसंद है या नहीं। काश स्कूल में नंबरों के अलावा किसी और चीज को भी महत्व दिया जाता। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है। यह अफसोस पैदा करती है, लेकिन साथ में उम्मीद भी देती है कि हम अगली पीढ़ी के लिए यह बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अगर आपने आज तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो मैं दृढ़ता से कहूँगा कि देखें। इसे अकेले देखें, अपने बच्चों के साथ देखें, या अपने माता पिता के साथ देखें। यह आपको ओल्गी, हंसागी और सबसे ज़रूरी बात, यह आपको बदल देगी। यह आपके अंदर उस खोए हुए बच्चे को वापस आएगी जो कभी आकाश में उड़ने का सपना देखता था, लेकिन किताबों के पन्नों में दब गया। इस फिल्म में कोई बड़ा एक्शन नहीं, कोई पॉलिटिकल संदेश नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक सच्चाई है, एक एहसास है और एक प्यार है जो हर इंसान के दिल की गहराइयों में मौजूद है। तारे ज़मीं पर सिनेमा का वह मोती है जो कभी पुराना नहीं होता। यह आज भी उतनी ही ताज़ा और प्रासंगिक है जितनी 2007 में थी, क्योंकि समाज की समस्याएं तो वही हैं, बस नंबर बदल गए हैं, मार्क्स बढ़ गए हैं, लेकिन बच्चे की आंखों का डर वही है। और यह फिल्म उस डर को मिटाने का एक अमर मंत्र है। अपनी भाषा, अपनी सादगी, अपनी कला और अपनी आत्मा के बल पर यह फिल्म एक क्लासिक बन गई है। यह हर उस इंसान को समर्पित है जिसने कभी महसूस किया कि वह कम है, और यह उन सभी को बताती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक सितारे हो और तुम्हारी ज़मीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इससे बड़ा कोई संदेश सिनेमा दे ही नहीं सकता। इसलिए आज ही इस फिल्म को देखें और बचपन के उस सच्चे अद्भुत संसार में खो जाएं जहां हर बच्चा चमकता है, बशर्ते उसे सही
पहचान मिले। यही फिल्म का जादू है, यही इसकी सार्थकता है, और यही कारण है कि यह सदियों तक याद रखी जाएगी। बचपन, यह शब्द सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? कच्ची मिट्टी की महक, रंग बिरंगी तितलियां, बारिश की पहली बूंद, या फिर स्कूल की वह घंटी जो हमें हमारी दुनिया से बाहर निकालकर सवालों और जवाबों की दुनिया में धकेल देती है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब किताबों के अक्षर हमें किसी जादुई पहेली सी लगते थे और नंबर हमारी पहचान बन जाते थे। लेकिन क्या होता है जब यह पहेली किसी बच्चे के लिए दुश्वार बन जाए? जब नंबर उसकी आत्मा पर चोट करे और जब दुनिया उसे धीमा या शैतान करार दे दे। यही वह केंद्रीय धड़कन है जिस पर खड़ी है वह फिल्म जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के माता पिता और शिक्षकों की सोच को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक बच्चे की जो अपनी आंखों में पूरी कायनात समेटे हुए है, लेकिन जिसकी यही आंखें उसे सामान्य दुनिया के हिसाब से असामान्य बना देती हैं। आमिर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें हमारी ही शिक्षा व्यवस्था, हमारी पेरेंटिंग और हमारी सहानुभूति की कमी को बेरहमी से दिखाती है। अगर मैं फिल्म की कहानी पर आऊं तो यह 8 साल के ईशान अवस्थी दर्शील सफारी के इर्द गिर्द घूमती है। ईशान एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया को अपने अनोखे अंदाज में देखता है। उसे अक्षर त और व में फर्क नजर नहीं आता, वह उन्हें इधर उधर घूमते हुए देखता है, लेकिन वह एक अद्भुत कलाकार है। उसके चित्रों में जान है, रंगों में आत्मा है और उसकी कल्पनाशीलता असीमित है। लेकिन उसके माता पिता और उसके स्कूल की दुनिया में यह सब बेकार है, क्योंकि वह क्लास में फेल हो रहा है, उसके नंबर खराब हैं और वह लापरवाह है। उसके पिता, जो एक सख्त अनुशासनारोमी व्यक्ति हैं, उसे शैतान और आलसी समझते हैं, जबकि उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती है, मगर वह भी इस समस्या से जूझती है। जब स्कूल ईशान को निकालने की धमकी देता है, तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहां उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। वहां से वह और भी अंदर की ओर चला जाता है, अपनी ही दुनिया में खो जाता है और अपने सपनों को मारने लगता है। इसी बीच स्कूल में एक नया टीचर आता है, रामशंकर निकुम, आमिर खान, जो एक फ्री स्पिरिट, जोशीला और क्रिएटिव शख्सियत है। वह ईशान की उदासी और उसके संघर्ष को पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि ईशान डिसलेक्सिया का शिकार है, एक लर्निंग डिसऑर्डर जिसे हमारे देश में तब बहुत कम लोग जानते थे। इसके बाद निकुंभ ईशान को समझने, उसका आत्मविश्वास वापस लाने और उसे उसकी